हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा है आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपने जीवन में काफ़ी खुश और प्रसन्न होंगे। तो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने ही चैनल जिसका नाम है ज्ञान मंत्र, और जहां हम लोग करते हैं कुछ ज्ञान की बातें। प्यारे दोस्तों, जिंदगी सुख और दुख दोनों से मिलकर बनी है। सब कुछ अच्छा हो यह जरूरी नहीं, इसलिए हमारे जीवन में आने वाले सभी बदलावों को, चाहे वो हमारे अनुकूल हो या हमारे प्रतिकूल हो, हमें हमेशा बिना डरे बिना घबराए हंसी खुशी स्वीकार करना चाहिए। नई परिस्थितियों, नई चुनौतियों का सामना करने के लिए हमें हमेशा तैयार रहना चाहिए, क्योंकि शायद जो परेशानी हमारे जीवन में आती है वह ईश्वर द्वारा भेजा गया हमारे लिए उपहार ही होता है, जो हमें अंदर से मजबूत बनाना चाहती हैं, हमारा विकास करना चाहती हैं और हमें जीवन की हर परिस्थिति में मजबूत बने रहने और उनका बेहतर तरीके से सामना करना सिखाना चाह रहे हैं। तो दोस्तों, चलिए आज से हम सभी संकल्प करते हैं कि जीवन में चाहे जो भी परिस्थिति आए, बिना विचलित हुए खुशी खुशी हम उसका डट कर सामना करेंगे। तो दोस्तों, चलिए इन्हीं सब बातों के साथ आगे बढ़ते हैं अपनी संपादकीय की तरफ। और आज की संपादकीय का टॉपिक है चीन का बढ़ता दुस्साहस। चीन का दुस्साहस बढ़ रहा है। चीन आखिर क्या ऐसा कार्य कर रहा है कि उसके इस कदम को दुस्साहस माना जा रहा है? तो काफी कुछ जानकारी आज के संपादकीय लेख से मिलने वाली है। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज की संपादकीय। भारत के प्रति चीन की आक्रामकता थमने का नाम नहीं ले रही है। बीते दिनों चीन सरकार ने दो ऐसी हरकतें की हैं जिनसे दोनों देशों के बीच तनाव बढ़ा है। चीन की पहली करतूत यह थी कि 3 अप्रैल को उसने अरुणाचल प्रदेश के 11 स्थानों के नाम चीनी भाषा में जारी किए। इस घोषणा का सीधा अर्थ इन भारतीय क्षेत्रों को चीनी क्षेत्र घोषित करना और उन पर अपना दावा करना है। इसके अगले ही दिन चीनी विदेश मंत्रालय ने चीन में तैनात भारत के 2 पत्रकारों को संदेश भेजा कि उनका चीनी वीजा रोक दिया गया है और वे चीन नहीं लौट सकते। ये पत्रकार इन दिनों छुट्टियों पर भारत में हैं। ये दोनों घटनाएं दिखाती हैं कि भारत और चीन के बीच तनाव अभी जारी रहने वाला है। इसकी पुष्टि गृह मंत्री अमित शाह के अरुणाचल प्रदेश के दौरे पर चीन की आपत्ति से होती है। हालांकि दोनों देशों के बीच विवाद 1951 से ही चल रहा है। 1951 से चीन और भारत का विवाद चल रहा है, जब चीन ने तिब्बत पर जबरन कब्जा कर लिया था। 1951 में चीन ने तिब्बत पर कब्जा कर लिया था और वह तिब्बत जो सदियों से भारत और चीन के बीच एक शांति क्षेत्र जैसा काम करता आ रहा था, तिब्बत पर चीन का कब्जा होते ही इतिहास में पहली बार चीनी सेनाएं भारत की सीमा पर आ खड़ी हुई थीं और रातों रात भारत तिब्बत सीमा भारत चीन सीमा में बदल गई थी।
पंडित नेहरू के नेतृत्व वाले भारत ने उस दौर में चीन के प्रति खूब सदासहता दिखाई, लेकिन चीन भारत के विरुद्ध आक्रामक रुख अपनाए रहा। कई लोग 1962 में भारत पर सैनिक हमले को इस तनाव की शुरुआत मानते हैं, लेकिन उससे कई साल पहले ही चीन ने भारत के अक्साई चीन पर चुपचाप कब्जा कर लिया था, जिसका क्षेत्रफल 38,000 वर्ग किमी है। 1962 के बाद भी सीमा पर शांति के लिए सेना विहीन शांति क्षेत्र बनाए रखने की आड़ में चीन भारत की भूमि को चूहे की तरह धीरे धीरे कुतरकर हड़पता रहा। चीन के मंसूबों पर लगाम लगाने के लिए मई 2020 में जब से भारत ने लद्दाख के गलवान में कठोर जवाबी सैन्य कार्यवाही की, तब से इस सीमा पर भारी सैन्य तनाव बना हुआ है। 2020 में लद्दाख के गलवान में सैन्य कार्यवाही हुई थी और तभी से जो सैन्य तनाव है वो बना हुआ है। जहां तक अरुणाचल में नाम परिवर्तन की बात है, तो यह न तो चीन का ऐसा कोई पहला पैंतरा है और न ही आखिरी। इससे पहले 2017 में भी चीन अरुणाचल के 6 स्थानों और 2021 में 15 स्थानों के चीनी नाम घोषित कर चुका है। चीनी कम्युनिस्ट पार्टी और सरकार के मुखपत्र ग्लोबल टाइम्स ने 3 अप्रैल को लिखा कि चीन सरकार ने यह कदम चीन के सार्वभौमिक अधिकारों के अंतर्गत चीनी क्षेत्रों के मानक नाम रखने के लिए उठाया है। चीन ने इन इलाकों के भौगोलिक कोऑर्डिनेट भी जारी किए, जो प्रत्येक स्थान की अंतरराष्ट्रीय भौगोलिक स्थिति दर्शाते हैं। हालांकि भारतीय विदेश मंत्रालय ने 6 अप्रैल को चीनी दावे की हवा निकालते हुए कहा कि धरातल पर सच्चाई यही है कि ये क्षेत्र भारत के अधिकार में है। अमेरिका ने भी भारत के रुख का समर्थन किया। जो भी हो, चीन सरकार का यह कदम इस मायने में खतरनाक हो जाता है कि राष्ट्रपति शी चिनफिंग ने कुछ समय पहले, चिनफिंग जो हैं वो चीन के राष्ट्रपति हैं, शी चिनफिंग, इन्होंने कुछ समय पहले एक नया कानून बनाया है जिसके अनुसार ऐसे हर स्थान पर चीन की सार्वभौमिकता और नियंत्रण स्थापित करना सरकार और चीनी सेना के लिए अनिवार्य है, जिन्हें चीन अपना क्षेत्र मानता है। यानी भारत के इन क्षेत्रों पर कब्जा करने के लिए चीनी सेना को कार्यवाही करने का अस्थायी अधिकार और निर्देश दोनों है। चीन का आक्रामक रवैया केवल भारत के प्रति नहीं है, बल्कि अपने सभी पड़ोसी देशों के प्रति है। उसने ऐसे ही दावे जापान और रूस के कई क्षेत्रों पर करते हुए उनके भी चीनी नाम रखे हैं। इस साल 26 फरवरी को चीन ने रूस के 8 स्थानों के चीनी नामों की घोषणा की।
रूस के लगभग 8 स्थानों के चीनी नाम की घोषणा कर दी चीन ने और उन पर अपना दावा जताया। इनमें रूस के मशहूर शहर व्लादिवोस्तोक और खाबारोव्स्क भी शामिल हैं। यह कदम ऐसे मौके पर उठाया गया जब पूरी दुनिया देख रही है कि यूक्रेन के सवाल पर चीनी राष्ट्रपति लगातार रूस को सह देते आ रहे हैं। और चीन की इस नीति को अगर अपने पड़ोसियों के साथ उसके अब तक के व्यवहार के संदर्भ में देखा जाए तो दूसरे देशों के इलाकों पर चीन ऐसे मौके पर दावे करता है जब स्थिति शांतिपूर्ण होती है और निशाने पर खड़ा देश उसे मात्र चीनी लफाजी की तरह देखता है। चीन अपने निशाने वाले देश के कमजोर और नाजुक हालात में पहुंचने की प्रतीक्षा करता है और तब किसी संधि या सीधी सैन्य कार्यवाही के रास्ते उसके इलाकों पर अपना अधिकार जमा लेता है। भारत के पत्रकारों पर प्रतिबंध लगाने का समाचार भले ही आम लोगों को धमाके जैसा लगे, लेकिन इससे जुड़ी घटनाओं और तथ्यों के विश्लेषण से पता चलेगा कि चीन की यह कार्यवाही भारत सरकार के उन कदमों के जवाब में है जो नई दिल्ली ने दशकों से भारत में चीनी पत्रकारों की भारी संख्या में मौजूदगी, भारत में उन्हें घूमने फिरने की खुली छूट और उसके कारण पैदा होने वाले खतरों तथा भारत के बारे में मनमाना दुष्प्रचार करने की परंपरा के खिलाफ उठाए हैं। कुछ वर्ष पहले यह हाल था कि पत्र सूचना कार्यालय यानी PIB द्वारा मान्यता दिए गए विदेशी पत्रकारों की सूची में चीनी पत्रकारों की भरमार रहती थी। वहीं चीन में भारत के केवल 4 पत्रकारों को काम करने की छूट है। भारत में काम कर रहे चीनी पत्रकारों में से कितने सचमुच में पत्रकार हैं और कितने जासूस, इसकी खबर रखना PIB के लिए आसान नहीं। कश्मीर जैसे नाजुक इलाके में भी चीनी सरकारी एजेंसी सिन्हुआ के लिए, ये इम्पोर्टेंट है, मतलब ये शब्द जो है काफी महत्वपूर्ण है कि चीनी सरकारी एजेंसी जो है सिन्हुआ के लिए एक कश्मीरी पत्रकार को राज्य सरकार ने मान्यता और काम करने की छूट दी हुई है। चीन में तैनात भारतीय पत्रकारों पर हमेशा चीनी जासूसों की नजर रहती है और उन्हें तिब्बत, सिनजियांग और दक्षिणी मंगोलिया जैसे उन क्षेत्रों की यात्रा करने की अनुमति नहीं है जिन पर चीन ने कब्जा जमाया हुआ है। हैरानी नहीं कि अगर चीन 2 अन्य भारतीय पत्रकारों को भी वापस भेज दे। इसीलिए ऐसे तनाव और दुर्भावना भरे माहौल में भारत सरकार के लिए एक ही रास्ता बचता है कि वह चीनी चालों के प्रति लगातार सावधान रहे। तो ये संपादकीय रही जो कि चीन मामले के जानकार लेखक सेंटर फॉर हिमालयन एशिया स्टडीज एंड एंगेजमेंट के चेयरमैन एवं वरिष्ठ पत्रकार हैं। और इनका नाम क्या है इसको देखते हैं। इनका नाम है विजय क्रांति।
इनका ये लेख था, तो काफ़ी महत्वपूर्ण जानकारी इनके लेख के माध्यम से हमें मिली कि किस प्रकार चीन जो है भारत सहित अन्य देशों पर भी वो अपना क्षेत्र विस्तार करना चाह रहा है और उसको बिल्कुल भी संतुष्टि नहीं है। अपने जो क्षेत्र हैं, जो देश का एरिया है, वो लगातार साम्राज्यवादी नीतियों को अंजाम दे रहा है। तो इस तरीके से चीन का जो प्रभाव है वह उसका दुस्साहस बढ़ते हुए नज़र आ रहा है। तो आज का लेख हमें यही सब जानकारी दिया कि किस तरीके से चीन का दुस्साहस लगातार अपने पड़ोसी देशों के क्षेत्रों पर बढ़ता जा रहा है। तो चलिए दोस्तों, आज की संपादकीय को यहीं समाप्त करते हैं और आशा है आप लोग बहुत कुछ सीख रहे होंगे, समझ रहे होंगे। तो मिलते हैं अगली संपादकीय में। धन्यवाद।